नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध नया चैप्टर है हमारा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके जो थियरी है और सवाल है देखेंगे। बोर्ड में इसकी मार्किंग है टोटल 12 मार्क्स का पूरा बोर्ड में ये कवर करता है चैप्टर हमारा रैखिक सहसंबंध, जिसमें से सेक्शन आते हैं हमारे 6 सेक्शन में से 5 सेक्शन में इस चैप्टर के सवाल रहेंगे, जिसमें से सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू रहेगा, सेक्शन बी में एक वाक्य का उत्तर आएगा 1 मार्क्स का, सेक्शन सी में 2 नंबर का एक सवाल रहेगा, आपको सवाल रहे या थियरी, और सेक्शन डी में 3 नंबर का एक सवाल हो या थियरी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और सेक्शन एफ में 5 नंबर का कंपलसरी एक बड़ा सवाल रहता है, जिस तरह हमने चैप्टर 1 में बताया था आपको कि 5 नंबर का एक बड़ा सवाल चैप्टर 1 में से रहता है, इसी तरह चैप्टर 2 में से भी 5 नंबर का एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा आपका सेक्शन एफ में। तो टोटल इसकी मार्किंग हो गई 12 मार्क्स, यानी ये चैप्टर आपका 12 मार्क्स कवर करता है। और ये चैप्टर भी आपका पूरे सूत्र पे डिपेंड है, सूत्र आपको समझ में आएगा, सूत्र अगर आप याद करेंगे तो सवाल गिनना बहुत सरल है इस चैप्टर का। कुछ थियरी है आपको यहाँ पर आपको समझा दी जा रही है कि सहसंबंध है क्या। तो सहसंबंध यह 2 चलों में एक साथ परिवर्तन होते हों एवं उनके बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य कारण का संबंध हो, तो उसे उन 2 चलों के बीच सहसंबंध है ऐसा कहेंगे, यानी दोनों के बीच संबंध है किसी भी प्रकार से, या वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, और कार्य कारण का संबंध हो। तो एक का कारण होगा तो दूसरा कार्य होगा, या पहला कार्य होगा तो दूसरा कारण होगा। कुछ उदाहरण आपको मैं बता दूं, जैसे कि किसी विस्तार की वार्षिक आवक ले लें, वार्षिक वर्षा ले लें और चावल की उपज ले लें, तो यदि वर्षा अधिक होगी तो चावल की उपज भी बढ़ेगी, और यदि वर्षा कम होती है तो चावल की पैदावार भी कम होगी। तो यहाँ पर वर्षा क्या हो गया, ये कारण है, और आपकी पैदावार चावल की हो गई कार्य। उसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण देखेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति की अगर आय समान है, महीने का उसको एग्जैक्ट ही वेतन मिल रहा हो और आय समान स्थिर रूप से हो, तो अगर वह खर्च बढ़ेगा उसका तो उसकी बचत घटेगी, और अगर खर्च घटेगा तो बचत बढ़ेगी। तो यहाँ पर खर्च ये कारण बनेगा और बचत यह कार्य होगा। इस प्रकार 2 चलों के बीच में कार्यकरण का संबंध निर्देशित करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे अपने वर्तमान समय में भी बहुत सारे चल को लेकर उसमें कार्यकरण का संबंध बता सकते हैं। तो 2 चलों के बीच जब कार्यकरण का संबंध हो, उनके बीच प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से बढ़ रहा हो तो दोनों के बीच बढ़ता ही हो, या परोक्ष रूप से एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, इस तरह से संबंध हो तो 2 चलों के बीच सहसंबंध है ऐसा कहेंगे हम। सेकंड है आपका रैखिक सहसंबंध। 2 चलों के युग्म बिंदु एक सुरेखा में या सुरेखा के आसपास होते हों तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं रैखिक सहसंबंध। जो आलेख में 2 चल दिए गए हैं, 2 चलों को दर्शाने पर जब एक ही रेखा पे आपको बिंदु सारे मिले तो वह रैखिक सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंधांक दिया गया है आपको, 2 चलों के बीच के सुरेख सहसंबंध की घटनिष्ठता का संख्यात्मक माप अर्थात सहसंबंधांक, जिसे संकेत में हम स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आपको इस चैप्टर में सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा प्रत्येक सवाल में, जिसे हम स्मॉल r द्वारा दर्शाते हैं। अब हम आगे देखेंगे आपका सहसंबंध के अध्ययन की विधियां। सहसंबंध के अध्ययन की 3 विधियां हैं, एक विकिरणाकृति की विधि है, दूसरा कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि है, और तीसरा है स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। विकिरणाकृति की विधि में आपको आलेख के सवाल दे रखे हैं 2.1 में, जो बोर्ड में ज़्यादा आपको पूछा जाता है नहीं, यानी ना के बराबर 90% नहीं पूछा जाता है, लेकिन 10% में कोई चांस नहीं, इसीलिए ये 2.1 भी हमें सीखना है विकिरणाकृति की विधि। दूसरा आपका कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि, इसमें आपको सूत्र दे रखे होंगे और 5 नंबर के सवाल इसी कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि में से पूछे जाते हैं। और तीसरा आपको स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि, ये सवाल 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं इस सूत्र के। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकिरणाकृति की विधि। विकिरणाकृति की विधि में आपके 5 प्रकार हैं, एक धन सहसंबंध है, ऋण सहसंबंध है, आंशिक धन सहसंबंध है, आंशिक ऋण सहसंबंध है और सहसंबंध का अभाव है।
तो नंबर 1 देखेंगे हम, धन सहसंबंध क्या है। यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर हों और वह सुरेखा बाईं ओर से दाहिनी और नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो तो उन दोनों चलों x तथा y के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। आलेख में आपको बताया जाएगा, जैसे y अक्ष दिया है, x अक्ष दिया है और सारे बिंदु एक ही सुरेखा पर हैं। देखो यहाँ पर सारे बिंदु एक ही सुरेखा पर हैं और सुरेखा किस तरह जा रही है, बाईं ओर से दाहिनी और नीचे से ऊपर की दिशा की तरफ जा रही है। तो जब ऐसी आकृति आपको आलेख में मिले तो तब हम कहेंगे कि दो चलों के बीच में धन सहसंबंध है। इसी तरह सेम नीचे प्रोसेस है ऋण सहसंबंध में। ऋण सहसंबंध में क्या होगा, एक ही सुरेखा पर बिंदु रहेंगे लेकिन जो सुरेखा है वो बाईं ओर से दाईं और ऊपर से नीचे की ओर तरफ आपको दिखाई देगी। मतलब धन सहसंबंध में नीचे से ऊपर और ऋण सहसंबंध में ऊपर से नीचे, बाईं ओर से दाईं ओर जब हमें दिखाई दे तो दो चलों के बीच में हम कहेंगे कि संपूर्ण ऋण सहसंबंध है। और सवाल में आपको इसी तरह पूछा जाएगा कि दो चलों के बीच में कैसा सहसंबंध है ये बताइए। तो आपको पहले आलेख में तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये धन सहसंबंध है, ऋण सहसंबंध है, आंशिक धन है, आंशिक ऋण है या फिर सहसंबंध का अभाव है। इसी तरह आपको तीसरा पॉइंट है आंशिक धन सहसंबंध। आंशिक धन सहसंबंध में क्या है, यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर न आए हुए हों परंतु किसी रेखा के आसपास हो और वह सुरेखा बाईं ओर से दाईं और नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो तो उन दो चलों x और y के बीच आंशिक धन सहसंबंध है। मतलब है धन सहसंबंध लेकिन एक ही सुरेखा पे नहीं होने चाहिए बिंदु, यानी सुरेखा के आसपास होने चाहिए। नीचे से ऊपर की ओर हमारी रेखा जा रही है लेकिन रेखा के आसपास हमारे बिंदु में दिखाई दे रहे हैं तो ये आंशिक धन सहसंबंध कहलाएगा। इसी तरह आंशिक ऋण सहसंबंध में क्या होगा, रेखा नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाएगी लेकिन बिंदु जो है वो सुरेखा के आसपास आपको दिखाई देंगे तो ये कहलाएगा संपूर्ण आंशिक ऋण सहसंबंध। और लास्ट आपका है सहसंबंध का अभाव। तो सहसंबंध का अभाव में जब विकीर्ण आकृति में समग्र बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे हों मतलब पूरे x अक्ष और y अक्ष के आलेख में कहीं भी वो बिंदु हो सकते हैं, न उसकी कोई रेखा बनेगी न कुछ भी होगा, ये आलेख के अंदर ही किसी भी प्रकार से कहीं भी वो बिखरे पड़े हों तब वो कहलाता है सुरेख सहसंबंध का अभाव। यानी वो दो चलों के बीच में किसी भी प्रकार का सहसंबंध नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। तो ये 5 टॉपिक जो आपको है वो समझने हैं, याद करके रखने हैं और नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेंगे आप लोग कि विकीर्ण आकृति की रीति अगर आपको पूछी जाए सवाल में तो आपको सर्वप्रथम क्या करना रहेगा, पहले आलेख ड्रॉ करना रहेगा और आलेख ड्रॉ करने के बाद आपको ये 5 पॉइंट ध्यान से याद करना रहेगा और ये देखना रहेगा कि दो चलों के बीच में किस प्रकार का सहसंबंध मिल रहा है। एग्जैक्ट कीमत हमें नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट कीमत हमें दूसरा प्रकार है हमारा जो कार्ल पियर्सन का, उसमें प्राप्त होगा सूत्र की मदद से। लेकिन इस विकीर्ण आकृति में क्या होता है, सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारा जो सहसंबंध आया है वो धन है, ऋण है, आंशिक धन है कि आंशिक ऋण है या सहसंबंध का अभाव हो सकता है और एग्जैक्ट रकम हमें प्राप्त नहीं होगी। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि। इसमें जो भी है वो आपके सूत्र हैं और 5 नंबर में इस सूत्र का इन्वोल्यूशन होता है। तो सबसे पहला सूत्र देखेंगे, जब चल x और y का सह विचरण कोवेरियंस xy और प्रमाप विचलन sx या sy दिया गया हो तब। ये छोटे सवाल के लिए है, 2 या 3 नंबर के सवाल के लिए है। यानी x और y का सहविचरण कोवेरियंस xy जिसे कहते हैं हम, sx और sy यानी x का प्रमाप विचलन y का प्रमाप विचलन दिया गया हो तब कौन सा सूत्र लगाते हैं, r बराबर कोवेरियंस xy बटे में sx इंटू sy। इंटू मतलब गुणाकार और गुणाकार को हम डॉट द्वारा दर्शाते हैं यहाँ पर, sx इंटू sy। अब कोवेरियंस एक्स वाई का सूत्र हमें यहाँ पर, जहाँ कोवेरियंस एक्स वाई बराबर क्या हो सकता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में एन, अथवा कोवेरियंस एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में एन। ये तो हुई कोवेरियंस एक्स वाई, दो तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि सवाल में हमें इसकी कीमत दे रखी है इन सब चीज़ों की तो हम कोवेरियंस एक्स वाई ज्ञात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट दिया है तो हम डायरेक्ट कीमत यहाँ पर लिखेंगे। अब यानी समझ लो सवाल में हमें sx नहीं दिया है, sx नहीं दिया है लेकिन ये कीमत दी है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एन की कीमत आपको दे रखी है
सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, तो उस पर से आप एस एक्स और एस वाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एस एक्स बराबर होता है रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में एन, और दूसरा है एस वाई मतलब वाई का प्रमाप विचलन रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बटे में एन। नंबर 2, सूत्र नंबर 2, जब एक्स बार और वाई बार की कीमत पूर्णांक हो अर्थात दशमलव में न हो। दशमलव में मतलब जब एक्स बार और वाई बार हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते समय आपको एक्स और वाई चल दिया होगा, तो एक्स पर से हम एक्स बार ज्ञात करेंगे और वाई पर से हम वाई बार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें सूत्र कौन सा लगाना है। तो एक्स बार और वाई बार में अगर एक्स बार और वाई बार की कीमत, दोनों की कीमत दशमलव में ना हो, यानी पूर्णांक में हो, दशमलव में ना हो, तो सूत्र हमारा आएगा, इस सूत्र की मदद से हम सवाल करेंगे। आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। नंबर 3, जब एक्स बार और वाई बार की कीमत दशमलव में हो या एक्स और वाई की कीमत छोटी हो, छोटी मतलब 30 से कम हो, तब ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र आप चाहे कोई भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन बड़े सवाल में गणना हमारी सरल हो, गणना जल्दी से हो, ये देखा जाता है। ये सूत्र आपके तीनों एक समान है, ये आप लगाएं चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन गणना थोड़ी कठिन हो जाती है। तो जिसका जो सूत्र है, जो नियम है, उस प्रकार से हमें सवाल गिनना होगा। तो आपको जब एक्स बार और वाई बार की कीमत दशमलव में आए तब क्या करेंगे हम। अब एक्स बार और वाई बार की कीमत दशमलव में आएगी तो ये सूत्र लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दशमलव पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आपको माइनस करना पड़ेगा, पॉइंट में शायद कीमत आपकी इधर उधर भी हो सकती है, इसीलिए ये सूत्र छोड़कर हमें ये सूत्र लगाना होगा। और एक चीज़ और देखी जाएगी कि एक्स और चल वाई की कीमत 30 से कम हो, मतलब जो आपको सवाल में एक्स और वाई की कीमत दे रखी है वो 30 से कम होनी चाहिए। 30 से कम होगी, छोटी होगी, तो आप इस सूत्र की मदद से आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, आर की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटे में रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू मतलब गुणाकार रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई पूरे का होल स्क्वायर। अब चौथा सूत्र है आपका, जब एक्स बार और वाई बार की कीमत दशमलव में हो और एक्स और तथा वाई की कीमत बड़ी हो, मतलब एक्स बार वाई बार दशमलव में हो और कीमत बड़ी हो, 30 से ज़्यादा हो। अभी तो हमने बताया कि 30 से कम हो, तो ये सूत्र हम लगा सकते हैं। 30 से ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो तब भी ये सूत्र लगाओगे तो कीमत आपकी आएगी, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे आपकी कीमत एक्स की किसी चल में 98 दी है, तो 98 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, 98 और y को फिर इंटू करना पड़ेगा, जो कीमत बहुत बड़ी आएगी। इसीलिए हम एक नॉर्मली रूल्स के अनुसार कि अगर 30 से ज़्यादा कीमत होती है तो इस सूत्र की मदद से हम सवाल को छोटे से छोटा कर सकते हैं और आसानी से गणना कर सकते हैं। तो इसका सूत्र है आर बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी बटे में रूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू पूरे का होल स्क्वायर इंटू रूट में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी पूरे का होल स्क्वायर। सूत्र दोनों सेम है, मात्र यहाँ एक्स वाई है और यहाँ यू वी है। अब यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए भी हो सकता है अथवा एक्स माइनस ए बटे सी एक्स हो सकता है। जब सवाल गणना करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि ए क्या है। ए माना हुआ माध्य है, जो हमको सवाल करेंगे तो आपको हम बताएंगे उस समय किस तरह गणना करते हैं इसकी। वी बराबर है वाई माइनस बी अथवा वी बराबर हो सकता है वाई माइनस बी बटे सी वाई। ये हुए आपके बड़े सवाल की बात, जो बड़े सवाल में आपको पूछे जा सकते हैं कि ये सूत्र, एक ये और एक ये। जो 5 नंबर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 सूत्र में से एक सूत्र आपको लगाकर आर की कीमत ज्ञात करनी होगी। अब ये जो 2 सूत्र हैं वो छोटे सवाल के लिए हैं। जब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एस एक्स एस वाई दिया गया हो तब आर कैसे ज्ञात करते हैं।
आर मतलब सहसंबंधांक, आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। और छठा आपको दिया गया है जब एक्स बार वाई बार एस एक्स और एस वाई दिया गया हो तब किस तरह से आर ज्ञात करेंगे सहसंबंधांक, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये हो गए आपके कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की रीति के सूत्र, जिसमें 3 सूत्र हमने बड़े सवाल के लिए देखे और बाकी जो सूत्र थे वो छोटे सवाल के लिए थे। अब तीसरा आपकी विधि आती है सहसंबंध की, स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। तो इसमें 2 सूत्र आपके हैं। जो पहला सूत्र है उसमें जब अवलोकनों का पुनरावर्तन न हो, मतलब चल x और चल y में किसी अवलोकन का पुनरावर्तन न होता हो, सारे अवलोकन अलग अलग आते हों, तब r बराबर सहसंबंध कैसे ज्ञात करेंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर माइनस 1। और जहाँ d बराबर क्या होता है, x का क्रम माइनस y का क्रम, या उसको ऐसे दर्शा सकते हैं आर एक्स माइनस आर वाई, रैंक ऑफ x रैंक ऑफ y। और जब अवलोकनों का पुनरावर्तन होता हो, मतलब जैसे x में 19 दिया है, 19 आपको 3 बार दे रखा है x में ही, तब पुनरावर्तन हो रहा है अवलोकन का, तब किस तरह से सवाल की गणना करेंगे, r बराबर 1 माइनस 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ बटे में एन स्क्वायर माइनस 1। और सी एफ बराबर क्या होता है, सिग्मा कोष्टक में m की घात 3 माइनस m बटे 12। m बराबर क्या होता है इसमें, किसी अवलोकन का जितनी बार पुनरावर्तन हो वो संख्या, मतलब अवलोकन जितनी बार, जैसे 19 आपको बताया मैंने 3 बार पुनरावर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, 3 की घात 3 माइनस 3 बटे में 12, मतलब 27 माइनस 3 बटे 12। इस तरह से सी एफ की कीमत हम निकालेंगे। अब ये आपके हो गए सूत्र कंप्लीट, यानी आपको ये चैप्टर सीखने के लिए कुल मिलाकर सूत्र याद होना जरूरी है। उसमें से 3 सूत्र जो बड़े हैं वो, और जो छोटे सवाल के लिए दिए गए हैं वो सूत्र। तो आपको थियरी और सूत्र तैयार रखना है। और सवाल गिनने के बाद हम, अगर आर की कीमत, सहसंबंध की कीमत हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आती है, तो सहसंबंधांक की कीमत यदि -1 से +1 के बीच, यानी +1 से यदि आपकी ज़्यादा आ रही है तो आप समझना मेरा सवाल गलत है। और यदि -1 से नीचे आ रही है कीमत से, मतलब कम आ रही है आपकी, तब समझना हमारा सवाल गलत है। मतलब कुल मिलाकर सहसंबंधांक की कीमत, आर की कीमत -1 से +1 के बीच में होती है। तो ये आपका सूत्र है और थोड़ी थियरी है जो आपको याद करनी है, और याद करके उसके बाद सवाल करेंगे तो आपको सवाल बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। इसमें मात्र सूत्र का खेल है, सूत्र आपको तैयार रखना